डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएचटी सीईटी के एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। और आज के सेशन में हम बात करेंगे आपके लेवल 1 एमसीक्यूज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने डिस्प्ले की गई है फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या पूछा गया है, इन मोनोकॉट्स मेल गैमेटोफाइट इज। तो मेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मोनोकॉट और डाइकॉट में गैमेट्स का डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में गैमेट्स सेम होते हैं। सो मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, गैमेट्स का कुछ डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडॉन होता है और डाइकॉट में डबल कॉटिलिडॉन होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर गैमेट के बारे में पूछा गया है कि मेल गैमेट्स कैसे टाइप के होते हैं। सो मेल गैमेट्स को बताने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो एंथर वाला स्ट्रक्चर होता है डाइथेकस टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी कि 4 पोलन सैक होते हैं हमारे एंथर्स के पास। और इन 4 पोलन सैक्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की वजह से हमको क्या मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमको, पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। और इन पोलन ग्रेन्स को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलते हैं इन पोलन ग्रेन्स को हम, माइक्रोस्पोर्स। तो मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। न्यूसेलस आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि न्यूसेलस तो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है, यानी ओव्यूल में। ऐसा आपका फीमेल का जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर ऐसे न्यूसेलस की लेयर होती है और फिर इसके बाहर ऐसे इंटीग्यूमेंट्स की लेयर होती है। तो ये तो फीमेल गैमेट का पार्ट है। मेगास्पोर भी फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है। और जो टेट्राड है, ये टेट्राड फीमेल गैमेट के टाइम पे भी बनता है, मेल गैमेट के टाइम पे भी बनता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या दिया गया है, इन मोनोकॉट्स मेल गैमेटोफाइटिस। सिंपल सा कभी भी याद रखो, मेल गैमेटोफाइट का नाम आया तो आपको माइक्रोस्पोर लिखना है। और अगर पोलन ग्रेन का ऑप्शन होगा तो आप पोलन ग्रेन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ टेट्राड फॉर्मेशन मेगास्पोर मदर सेल से भी मिलता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से भी मिलता है। सो टेट्राड ये आंसर नहीं आएगा, राइट आंसर आएगा माइक्रोस्पोर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, टेगमेन। टेगमेन डेवलप्स फ्रॉम। अब आपको याद होगा कि ये अपना एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। इधर ऐसे 3 एंटीपोडाल सेल्स होते हैं, नीचे की तरफ 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होता है। और इनके बाहर आपको न्यूसेलस देखने को मिलता है। क्या होता है, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू का डिप्लॉयड न्यूसेलस होता है। और न्यूसेलस के बाहर इंटीग्यूमेंट्स की लेयर होती है, ऐसे ये फर्स्ट इंटीग्यूमेंट यानी इनर इंटीग्यूमेंट, और इसके बाहर और एक इंटीग्यूमेंट की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। तो दिस इज आउटर इंटीग्यूमेंट एंड दिस इज इनर इंटीग्यूमेंट। और हमने पढ़ा था कि आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट सीड डेवलपमेंट के टाइम पे सीड कोट बना लेते हैं। ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। तो सीड कोट में जो आउटर इंटीग्यूमेंट है वो क्या बनाता है, टेस्टा बनाता है। और जो इनर इंटीग्यूमेंट है वो क्या बनाता है, टेगमेन बनाता है। तो अब मुझे बताओ टेगमेन कौन से लेयर से डेवलप होता है। कम ऑन टेल मी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टेगमेन डेवलप्स फ्रॉम इनर इंटीग्यूमेंट्स। चलाजा से आपका इनर इंटीग्यूमेंट नहीं बनेगा या टेगमेन नहीं बनेगा, आउटर इंटीग्यूमेंट से आपका टेस्टा बनता है। और पेरिस्पर्म ये आपके न्यूसेलस की वॉल से बनता है। ओके, तो आपका जो टेगमेन है ये टेगमेन बनता है आपके इनर इंटीग्यूमेंट से। किससे बनता है, आपके इनर इंटीग्यूमेंट से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पोलन ग्रेन्स इन एंजियोस्पर्म्स आर मोस्टली रिफर्ड एज। ओके, मोस्टली रिलीज एट, क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, जब पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है। आप स्ट्रक्चर याद करो, ऐसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, पोलन ग्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाहर एक्साइन होती है, अंदर की तरफ इंटाइन होती है। ये एक्साइन है और ये अपना इंटाइन वाला लेयर है, ठीक है। इनके अंदर 2 सेल्स बनते हैं, एक होता है अपना जनरेटिव सेल और एक होता है अपना वेजिटेटिव सेल। दिस इज द जनरेटिव सेल एंड दिस इज द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल से ही आगे जाके आपके 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, मतलब ऐसे, ये आपका पोलन ग्रेन और आपको ऐसे क्या देखने को मिलेगा, 2 मेल गैमेट्स देखने को मिलेंगे। और बाहर एक्साइन की लेयर है, यही एक्साइन की लेयर आगे जाके आपका पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है, यहाँ से ऐसे पोलन ट्यूब निकलता है। तो जब एंजियोस्पर्म्स में जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स आपके रिलीज हो जाते हैं एंथर में से। मतलब ऐसा अपना जो एंथर का स्ट्रक्चर है, इस एंथर में से जब तक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स नहीं बन जाएंगे, जब तक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स नहीं बन जाएंगे तब तक वो रिलीज नहीं होता है। तो पोलन ग्रेन्स इन एंजियोस्पर्म्स आर मोस्टली रिलीज्ड एट
टू सेल्ड स्टेज, कौन से सेल स्टेज पे रिलीज किए जाते हैं? टू सेल्ड स्टेज पे। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर थ्री सेल स्टेज पर भी रिलीज किया जाता है, और कभी कभी तो पूरा पोलन ट्यूब बनने के बाद रिलीज होता है, लेकिन वो एकदम एक्सेप्शनल केसेस है। अगर हम एंजियोस्पर्म्स के मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें तो आंसर आएगा टू सेल स्टेज, यानी कि दो गैमेट्स बनने के बाद, ओके, यानी कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बनने के बाद। ऑल राइट, तो अब हमारे सामने है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम इज। आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद होगा, या अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर को याद करें तो देखो एंथर का स्ट्रक्चर अपना ऐसा होता है, मैं बार बार एंथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, बोर्ड्स के लिए भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जा रही है। तो बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर बीच में आता है आपका मिडल लेयर्स। बीच में कौन सी लेयर्स आती है? हमारी मिडल लेयर्स, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। और यही एंडोथीशियम लेयर हमारे एंथर को ब्रेक करने में हेल्प करती है, यानी कि एंथर को डेहिसेंस करने में हेल्प करती है। डेहिसेंस करना मतलब क्या होता है? जब हमारा एंथर वॉल यहाँ से ब्रेक होगा तो आपके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स हैं या आपके जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर्स बाहर रिलीज होंगे और पॉलिनेशन करने के लिए ये विंड के पास जाएंगे, या विंड की मदद से ये पोलन ग्रेन्स उड़कर स्टिग्मा तक जाएंगे। तो डेहिसेंस करने में, यानी कि आपके एंथर की वॉल को ब्रेक करने में कौन सी लेयर हेल्प करती है? एंडोथीशियम। क्योंकि अंदर जो लेयर है टेप्टम, इसके अंदर और एक लेयर आती है टेप्टम। ये टेप्टम लेयर क्या करती है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो होते हैं अपने स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये डेवलप होने के बाद जो एंडोथीशियम होता है, वो एंडोथीशियम क्या करता है? एंडोथीशियम हमें हमारे एंथर की वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ताकि ये जो डेवलप्ड पोलन ग्रेन्स हैं, ये डेवलप्ड पोलन ग्रेन्स बाहर आ सकें और पॉलिनेशन किया जा सके। तो पॉलिनेशन करने के लिए आपको एंथर वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी। ब्रेकिंग प्रोसेस को, जब आप एंथर वॉल ब्रेक करते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है ब्रेक करना। आगे जाके आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, आप बायो में भी पढ़ोगे कि डेहिसेंस वर्ड बहुत बार आया है। तो द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम इज प्रोटेक्शन करना, एपिडर्मिस का काम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट एन आंसर, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर नहीं है, ठीक है। फिर डेहिसेंस काम होता है एंडोथीशियम का। न्यूट्रिशनल काम कौन करता है? टेप्टम करता है, सो ये भी आंसर नहीं आएगा। और मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? मिडल लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, सो ये भी नहीं आएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Okay, moving on to the next MCQ. Here we are asked the narrow opening of integuments at the terminal end of nucellus is called. Okay. एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद करो। देखो ये अपना एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे ऐसे 3 एंटीपोडाल्स, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स और 1 एक्सेल, और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर। इसके बाहर आपका न्यूसेलस होता है, ठीक है। क्या होता है इसके बाहर? अपना न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस के बाहर इंटीग्यूमेंट्स की लेयर होती है। क्या होती है न्यूसेलस के बाहर? ऐसे इंटीग्यूमेंट्स की लेयर होती है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है जहां से आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है, अपना पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करता है, तो इस ओपनिंग वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलते हैं इसको हम? माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड। और इसका जो अपोजिट एंड होता है, मतलब ये अगर आपका साउथ पोल है तो इसका जो अपोजिट एंड है नॉर्थ पोल, इसको हम बोलते हैं चलाजल बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? चलाजल बेस। तो आपको क्या पूछा गया है कि जहां पे आपके इंटीग्यूमेंट्स ओपन हो रहे हैं, मतलब ये वाला एंड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस के नीचे वाला एंड जहां पे इंटीग्यूमेंट्स ओपन हो रहे हैं, पूरे कनेक्टेड नहीं है, उस एंड को क्या बोला जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोपाइल। यहाँ पे करेक्ट आंसर माइक्रोपाइल क्यों है? क्योंकि देखो एम्ब्रियो सैक तो अंदर का स्ट्रक्चर है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। आपका चलाजा जो है वो अपोजिट एंड पे है जहां पे आपके इंटीग्यूमेंट्स क्लोज्ड हैं, सो चलाजा विल आल्सो बी नॉट द आंसर। फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल तो ऐसे कनेक्ट करता है ना अपने ओव्यूल को, प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है, दिस इज द फ्यूनिकल, जो हमारे ओव्यूल को ओवरी के प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी द आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिन बच्चों का ये आंसर राइट आया था उनको अच्छे से समझ गया है कि मेल गैमेट कैसे डेवलप होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ देयर आर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, देखो आपको मैं बेसिक क्वेश्चन बताती हूँ फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं आपको टॉपिक बताती हूँ फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको आंसर क्या दिया गया है? 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल। ध्यान से देखना ये कैलकुलेशन, माइक्रोस, अच्छा सॉरी ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, हाँ, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल
क्या प्रोड्यूस करता है? 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 पोलन ग्रेन्स। कितने पोलन ग्रेन्स बनते हैं? 4 पोलन ग्रेन्स। तो अगर आपके पास 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है तो कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क पोलन ग्रेन्स का, इधर पे आ जाएगा 4 पोलन ग्रेन्स इंटू 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल अपॉन 1। मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो इधर पे अपना आंसर क्या आ जाएगा? कितने पोलन ग्रेन्स मिलेंगे हमको? 4 4 जा 16, तो हमको टोटल कितने पोलन ग्रेन्स मिले? 16 पोलन ग्रेन्स मिले। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या दिया गया था? इफ देयर आर 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन मिल रहा है, तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 16 पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाकी का कुछ भी करेक्ट नहीं आएगा, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। डाइकॉट प्लांट हैज डैश जर्म पोर्स। अभी देखो इधर पे क्या बोला गया है, जर्म पोर मतलब क्या होता है? आपको एंथर का स्ट्रक्चर याद है? एंथर के स्ट्रक्चर के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होता है, तो एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ, ठीक है? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसके बाहर ऐसा ये एक्साइन का लेयर्स बना रहे हैं हम। कौन सा लेयर्स बना रहे हैं? एक्साइन का लेयर्स बना रहे हैं, ठीक है? ओके, तो ये देखो, ये आपका एक्साइन है और ये इंटरनल लेयर इज योर इंटाइन, ठीक है? एक्साइन बनती है स्पोरोपोलेनिन से। एक्साइन कौन से लेयर से बनी है? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन एक स्पेशल टाइप का केमिकल कंपाउंड है जो किसी भी केमिकल के वजह से ब्रेक नहीं होता है। इट इज अ वेरी स्पेशल कंपोनेंट विच कीप्स द पोलन ग्रेन स्ट्रॉन्ग एंड टफ। ओके, ऑल राइट। और आपकी इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन शुगर से बनती है। किससे बनती है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, ठीक है? अभी ये यूज नहीं है, अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि हमारी जो एक्साइन लेयर होती है, एक्साइन लेयर के बीच बीच में ये जो ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं, रुको मैं मार्कर का कलर चेंज करके बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक ओपनिंग है, फिर यहाँ पे जहाँ पे आपका एक्साइन का लेयर थिन हो जाता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सो दिस ओपनिंग, दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज जर्म पोर्स। इन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स। और एक नॉर्मल डाइकॉट पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल डाइकॉट पोलन ग्रेन में 3 जर्म पोर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The transfer of pollen grains through wind is described as। ये तो आपके टेक्स्ट बुक की क्लियर कट लाइन है, ये आपको सोचने भी नहीं पडेगा। यू ऑलरेडी नो दिस, तुम्हाला आधीपासून हे माहिती आहे कारण हे तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेला आहे। ओके, तो अगर हम विंड से पॉलिनेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। सो द करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोफिली मतलब क्या होता है? वाटर से पॉलिनेशन करना। एंटोमोफिली मतलब क्या होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन। और ऑर्निथोफोली मतलब क्या होता है? बर्ड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन किससे होता है? एनिमोफिली से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम्स अवर क्वेश्चन नंबर 9। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दूसरा टर्म क्या है? एलोगैमी। देखो, सिनगैमी मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज नोन एज सिनगैमी। होमोगैमी मतलब क्या होता है? जब आपके दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों साथ में मेच्योर होते हैं, मैच्योर्स एट सेम टाइम, इसको हम बोलते हैं होमोगैमी। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखा जाता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन में देखा जाएगा। ऑटोगैमी मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और हमको पूछा क्या गया है? हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दूसरा नाम क्या है? सो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दूसरा नाम क्या है? एलोगैमी। एलो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट स्पीशीज। ओके, ऑल राइट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या दिया गया है? द हाइपोहाइड्रोफिलस मेल फ्लावर्स फ्लोट बिलो द वाटर सरफेस बिकॉज। एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रही हूँ। हाइड्रोफिली 2 टाइप की होती है। हाइड्रोफिली मतलब क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली मतलब क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली 2 टाइप की होती है, एक एपीहाइड्रोफिली और एक हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब क्या होता है? समझो ऐसा ये वाटर सरफेस है, ठीक है? जब आपका पॉलिनेशन वाटर सरफेस के ऊपर हो रहा है तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। मतलब प्लांट पानी के नीचे है लेकिन पॉलिनेशन सरफेस के ऊपर हो रहा है, सो दिस इज एपीहाइड्रोफिली। और समझो आपका प्लांट
पानी के अंदर है, और पॉलिनेशन भी समझो ये आपका ओवरी है, ओके, और ऐसे पोलन ग्रेन आ रहा है और इधर पे इसके ऊपर चिपक जा रहा है, ठीक है। तो जब आपका पॉलिनेशन प्लांट पानी के नीचे होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाएंगे, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पानी के नीचे कब जाएंगे? देखो, आप समुद्र में कभी ना कभी आपने एक स्विमिंग पूल में फुटबॉल या ऐसे थ्रो बॉल खेला होगा, या पासिंग द पार्सल या कैच कैच खेला होगा। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि पानी के सरफेस के ऊपर बॉल जो रहता है वो पानी से हल्का रहता है, उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, इसीलिए वो पानी के नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर ही तैरता रहता है। यानी कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर की डेंसिटी, वाटर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं हाइपोहाइड्रोफिलस मेल फ्लावर्स, ये पोलन ग्रेन पानी के अंदर क्यों फ्लोट करते हैं, पानी के नीचे क्यों ये पोलन ग्रेन्स तैरते रहते हैं? बिकॉज the hypohydrophilous male flowers float below the water surface because they have higher specific gravity as that of water. इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है, मतलब ये वाटर से ज्यादा हैवी हैं, इसीलिए ये पानी के नीचे फ्लोट करते हैं। ये वाटर से हैवी हैं, इसीलिए ये पानी के नीचे फ्लोट करते हैं। अगर इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता तो एपीहाइड्रोफिलस फ्लावर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसको हम? एपीहाइड्रोफिलस फ्लावर, ठीक है। अगर फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट नियर द वाटर सरफेस, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। they bear same specific gravity as that of water. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होता ना तो भी आपको एपीहाइड्रोफिलस देखने को मिलता। क्या देखने को मिलता? एपीहाइड्रोफिलस देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे जो मेल फ्लावर्स हैं वो वाटर के नीचे फ्लोट कर रहे हैं। देखो, आपको क्लियर कट बोला गया है, द हाइपोहाइड्रोफिलस मेल फ्लावर फ्लोट बिलो द वाटर सरफेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो और हाइपो दोनों का मतलब सेम होता है। तो कोई भी फ्लावर या कोई भी प्लांट पानी के नीचे कब जाएगा? जब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा होगी। तो अगर फ्लावर की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा है तो हमारे जो फ्लावर्स हैं वो वाटर सरफेस के नीचे जाएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11। डिटोनोगामी इज फाउंड बिटवीन फ्लावर्स विच आर। अच्छा, डिटोनोगैमी मतलब क्या होता है? देखो, हमने जब पॉलिनेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है जिटोनोगैमी, और एक होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। जिटोनोगैमी भी एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका एक ही प्लांट है, समझो एक प्लांट का ये जो फ्लावर है दिस इज मेल फ्लावर, और ये जो फ्लावर है दिस इज फीमेल फ्लावर। तो एक ही प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर्स है, तो मतलब दोनों का जेनेटिक सिमिलैरिटी है, दोनों सेम प्लांट के हैं ना, तो दोनों का डीएनए सेम होगा, दोनों का जेनेटिक कैरेक्टर सेम होगा। तो जो प्लांट जिटोनोगैमी दिखाते हैं, जिन फ्लावर्स के बीच में जिटोनोगैमी टाइप का पॉलिनेशन होता है, वो फ्लावर कैसे टाइप के होते हैं? यूनिसेक्सुअल तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, एक प्लांट पे एक ही टाइप का फ्लावर, मतलब या तो सारे फ्लावर्स मेल रहेंगे या तो सारे फ्लावर्स फीमेल रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, जिटोनोगैमी में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर। फिर ऑप्शन नंबर बी हमको क्या बताया गया है? सेल्फ स्टराइल। अरे अगर स्टराइल रहेगा तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा, ठीक है। स्टराइल मतलब नो गैमेट्स, तो इधर पे पॉलिनेशन ही नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट क्रॉस पॉलिनेशन में देखा जाता है, और जिटोनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। सो ये भी आंसर नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि दोनों एक ही प्लांट का हिस्सा है। ओके, मतलब ये तो वही बात हो गई, मैं अपने इस हाथ की बात करूं और इस हाथ की बात करूं, या हाथ और पैर की बात करूं, तो दोनों मेरी बॉडी के ऑर्गन है। तो मेरे पैर के जो सेल्स हैं उनमें जो डीएनए वही मेरे हाथ के सेल्स में भी होगा। समझ में आ रही है आपको बात? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 12। Dash type of pollination is considered as the most primitive type. Primitive word का मतलब समझो। Primitive मतलब क्या होता है? बेसिक या वेरी कॉमन। तो कौन से टाइप का पॉलिनेशन सबसे ज्यादा कॉमन है? हवा। हवा से पोलन ग्रेन्स एकदम इजीली उड़ते हैं।
हवा से ज्यादा कॉमन कोई चीज नहीं है, क्योंकि देखो बारिश आएगी तभी वाटर की मदद से पॉलिनेशन होगा, या फिर आपके वाटर के अंदर पॉलिनेशन बहुत कम होता है, समुद्र के अंदर या नदी के अंदर बहुत कम पॉलिनेशन देखा जाता है। लैंड पे ज्यादा प्लांट है, लैंड पे ज्यादा ट्रीज हैं, तो लैंड पे ज्यादा पॉलिनेशन होता है, तो विंड की वजह से ज्यादा पॉलिनेशन होता है। तो वाटर के वजह से नहीं होगा ज्यादा पॉलिनेशन आपका। इधर पे एपीहाइड्रोफिली मतलब भी वाटर, हाइपोहाइड्रोफिली भी मतलब वाटर। तो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का पॉलिनेशन कौन सा होता है? एनिमोफिली, यानी कि इट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एनिमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन। हवा तो 24 घंटे चलती रहती है, तो हवा की मदद से पोलन ग्रेन्स इधर उधर जाके स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन। क्रॉस पॉलिनेशन कौन से फ्लावर्स में नहीं होता है? ओके देखो, एलोगैमस फ्लावर मतलब क्या होते हैं? अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्या होते हैं? ये ऐसे टाइप के फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते। क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि क्लोज्ड फ्लावर, इनके अंदर फीमेल सिस्टम रहेगा और इनके अंदर ही मेल गैमेट्स रहेंगे और ये आपस में ही पॉलिनेशन कर लेंगे। तो क्लिस्टोगैमी इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। चैस्मोगैमस फ्लावर ओपन होता है, चैस्मोग्लैमस फ्लावर ऐसे ओपन रहता है, तो इसका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ओपन है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ओपन है, तो इसके पोलन ग्रेन्स उड़ के किसी दूसरे प्लांट पे जाके बैठ जाएंगे, तो इधर पे भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। एंड जिटोनोगैमस फ्लावर मतलब क्या होते हैं? एक प्लांट पे मेल फ्लावर और उसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर। अब अगर समझो ये मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट पे चला गया, ये ए और ये बी, तो इधर पे समझो फीमेल है, तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना। दिस इज स्पीशीज ए, दिस इज स्पीशीज बी। अभी ये एक स्पीशीज और ये दूसरे स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो जिटोनोगैमस फ्लावर में भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन कौन से टाइप में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता? कौन से टाइप में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता? द आंसर इज बी, क्योंकि ये फ्लावर क्लोज्ड है। ये फ्लावर कैसे टाइप का है? क्लोज्ड फ्लावर है, ये ओपन ही नहीं होगा, तो बाहर से पोलन ग्रेन आने का सवाल ही नहीं उठता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इफ पोलन एंटर्स थ्रू द लोअर एंड चलाजा ऑफ द ओव्यूल इट इज कॉल्ड। ओके देखो, हमने पढ़ा था 3 टाइप का पोलन ट्यूब का एंट्री होता है। समझो ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, दिस इज एम्ब्रियो सैक, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और यहाँ पे आपका इंटीग्यूमेंट्स है, ठीक है। अगर आपका पोलन ट्यूब, लेट मी चेंज द कलर, अगर आपका पोलन ट्यूब नीचे से एंटर करेगा माइक्रोपाइल के पास से, तो इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम? पोरोगैमी। अगर आपका पोलन ट्यूब ऊपर से एंटर कर रहा है चलाजा से, ठीक है, ऐसे चलाजा के पास से एंटर कर रहा है, तो ऐसे टाइप के एंट्री को हम बोलते हैं चलाजोगैमी। क्या बोलते हैं ऐसे टाइप के एंट्री को हम? चलाजोगैमी। ओके, और अगर आपका पोलन ट्यूब, ये देखो ये फर्स्ट, ये सॉरी ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और थर्ड केस मैं बता रही हूँ, एक मिनट। अगर आपका पोलन ट्यूब ऐसे बीच में से एंटर करेगा, इंटीग्यूमेंट्स के बीच में से, तो इसको हम बोलेंगे मीसोगैमी। तो हमको इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगर पोलन ट्यूब चलाजल एंड से एंटर करेगा तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे? चलाजोगैमी। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिनगैमी मतलब क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, यानी कि जाइगोट बनाना। सो दिस इज नॉट द आंसर। पोरोगैमी मतलब क्या होता है? माइक्रोपाइल से एंट्री लेना। दिस इज नॉट द आंसर। मीसोगैमी मतलब क्या होता है? इंटीग्यूमेंट से एंट्री लेना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चलाजोगाइट। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या पूछा गया है। ये 15 बताने से पहले चलो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या दिया गया है हमको इधर पे? इफ एन एंडोस्पर्म ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम्स। एंडोस्पर्म की बात की जा रही है। एंडोस्पर्म में कितना बोला गया है? सी दिस इज गिवन, ये आपको गिवन कंडीशन है। हमारे पास एक एंडोस्पर्म है, उसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स है, ये हमको दिया हुआ है। ओके, What would be the number of chromosomes in the megaspore mother cell of the same plant? तो हमको मेगास्पोर मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स है। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम। हमको पता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। देखो ऐसा एम्ब्रियो सैक रहता है, बीच में आपका पोलार न्यूक्लिया रहता है, इसके पास एक मेल गैमेट आता है, तो इधर पे ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन के वजह से हमको क्या मिलता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिलता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, दैट वी नो। एक नॉर्मल, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें
तो एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, ओके। एंड मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। सॉरी, इधर सी आएगा। तो दिस वी नो, ये हमको पता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सी, हमको गिवन क्या है कि अगर आपका एक एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है और आपको दिया हुआ क्या है कि आपके पास जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर टोटल 24 क्रोमोसोम्स है। आपके पास जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर टोटल 24 क्रोमोसोम्स है। तो इधर से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या आएगा इधर से n की वैल्यू? n इज इक्वल्स टू 24/3, दैट इज 8। सो n की वैल्यू हमको क्या मिली? 8 मिली। यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस में या एक सिंगल पर्टिकुलर एंटिटी काउंट करें तो उसमें 8 क्रोमोसोम्स आएगा। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। आपका जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और इसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में 8 क्रोमोसोम्स, यानी 3 न्यूक्लियस में 24 क्रोमोसोम्स। और हमको ये पता है कि हमारा मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होता है। तो हमको क्या पता है? हमारा मेगास्पोर, ये मैं क्लियर कर देती हूँ इधर से, ठीक है। हमारा मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। तो n की वैल्यू हमको क्या मिली? इधर पे n की वैल्यू हमको 8 मिली। सो इधर पे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। सो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे? 16 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। आई होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या लिखा है मैंने। हमको गिवन क्या है कि हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कितना है, वो फाइंड आउट करना है। एक एंडोस्पर्म में 24 क्रोमोसोम्स हैं, तो मेगास्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? तो हमने पहले n की वैल्यू फाइंड आउट की और इसी n की वैल्यू को हमने डिप्लॉइड क्रोमोसोम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो मेगास्पोर मदर सेल में एंडोस्पर्म मदर सेल से आधा, मतलब 25% क्रोमोसोम्स कम होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने n का वैल्यू डाला और हमको वैल्यू मिल गई। सो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16 क्रोमोसोम्स होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको यहाँ तक? वापिस बता रही हूँ, एक एंडोस्पर्म सेल में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, 3 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियस में टोटल 24 क्रोमोसोम है। तो एक न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम होएगा, या एक पर्टिकुलर पार्ट का हम बात करें तो कितना क्रोमोसोम होएगा? 8 क्रोमोसोम्स होगा। और मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होता है यानी डबल, तो 8 का डबल कितना होता है? 16। और अगर ट्रिपल बात करेंगे तो 24, मतलब 8 + 8 + 8 ऐसे होते जाएगा, ओके। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है? द oospore derived from double fertilization in angiosperms is, क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारा जो oospore होता है, देखो आपका जब मेल गैमेट बनता है, देखो ये अपना एम्ब्रियो सैक है, इधर पे अपना सिनर्जिड्स रहता है, इधर पे अपना एग सेल रहता है। ये क्या है? अपना एग सेल। इसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। और जो पोलन ट्यूब आती है, उस पोलन ट्यूब की मदद से 2 गैमेट्स अंदर आते हैं। पहला गैमेट आके इधर पे चिपक जाता है, ये अपना मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट के वजह से हमको क्या मिल रहा है? जाइगोट मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको? जाइगोट मिल रहा है। तो ये जो जाइगोट है, एक गैमेट आपको मेल गैमेट से मिला और एक गैमेट आपको फीमेल गैमेट से मिला, यानी हाफ क्रोमोसोम मेल गैमेट से, हाफ क्रोमोसोम फीमेल गैमेट से। तो n + n कितना होता है? 2n। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम डिप्लॉइड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जाइगोट का दूसरा नाम क्या है? oospore। जाइगोट का दूसरा नाम क्या है? oospore। So the correct answer is the oospore derived from double fertilization in angiosperm is, पॉलीप्लॉइड नहीं आएगा, ट्रिप्लॉइड तो एंडोस्पर्म होता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। हेप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, oospore गैमेट थोड़ी ना तो है, 2 गैमेट को मिला के oospore बन रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, when pollen tube enter by integuments the process is called what? ओके, तो देखो ये मैं आपको बताती हूँ, हमने ये पहले डिस्कस किया था। अच्छा ठीक है, छोड़ो जाने दो, वो डायग्राम चला गया है। तो क्या बोला हमने इधर पे कि जब आपका पोलन ट्यूब इंटीग्यूमेंट से एंटर कर रहा है, मतलब समझो ऐसा आपका ये एम्ब्रियो सैक है, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, और यहाँ पे आपके इंटीग्यूमेंट्स के लेयर है, ठीक है, दिस इज द इंटीग्यूमेंट लेयर। तो जब आपका पोलन ट्यूब ऐसे इंटीग्यूमेंट से एंटर करेगा तो इस पोलन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, या इस टाइप की एंट्री को हम क्या बोलते हैं? मीसोगैमी। क्या बोलते हैं? मीसोगैमी। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है तो उसको बोलेंगे पोरोगैमी। समझ में आ रही है आपको बात? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पोरोगैमी यानी माइक्रोपाइल से एंट्री लेना, चलाजोगैमी यानी कि चलाजा से एंट्री लेना, और सूडोगैमी यानी कि फॉल्स एंट्री। सो इधर पे प्रॉपर एंट्री होती ही नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 18.
द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट इज नोन एज व्हाट? जब आपका मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज होता है तो आपको जाइगोट मिलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये तो आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। So the correct answer for this question is option number A. करेक्ट आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 8। डाइकोगेमी मतलब क्या होता है? दोनों गैमेट्स अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जर्मिनेशन मतलब पोलन ट्यूब का डेवलप होना। सो ये सारी चीजें आपके फ्यूजन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 19। अब तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में ही देखा, अगर आपका पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंट्री ले रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। क्या बोलते हैं इसको हम? पोरोगैमी। सो द क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल इट इज नोन एज व्हाट? पोरोगैमी। चलाजोगैमी मतलब चलाजा से एंट्री लेगा, मीसोगैमी मतलब इंटीग्यूमेंट से एंटर लेगा, और सिफोनोगैमी मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, सिफोनोगैमी मतलब क्या होता है? जब आपका समझो ये आपका स्टिग्मा है, ओके, और यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन बैठा हुआ है, तो पोलन ग्रेन के अंदर से जो पोलन ट्यूब निकल रही है, ये पोलन ट्यूब के अंदर जो दो मेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट्स खुद फीमेल के ओवरी तक नहीं जाते हैं। ये मेल गैमेट्स को, ये देखो ये आपका स्टाइल है, ठीक है, ये मेल गैमेट्स को पोलन ट्यूब लेके जाती है। सो व्हेन पोलन ग्रेन्स are carried by pollen tube, that process is known as siphonogamy. Okay, all right. Now comes question number 20. Which of the following factors control dormancy? Dormancy मतलब क्या होता है? किसी भी सीड को थोड़े टाइम के लिए जर्मिनेट होने से रोकना, यानी उसको फ्रीज कर देना। ओके, तो अगर किसी सीड को ग्रो करना होता है तो हम उसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं, लेकिन अगर किसी सीड को ग्रो होने से रोकना है तो उसके ऊपर हम इनहिबिटर मॉलिक्यूल डालते हैं। इनहिबिटर मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करना यानी स्टॉप करना। तो आपके डॉर्मेंसी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ इनहिबिटर का। जितना ज्यादा ग्रोथ इनहिबिटर होगा, सीड उतनी ज्यादा डॉर्मेंट रहेगी। डॉर्मेंट यानी बंजर हो जाना। गांव में जो फार्मर्स होते हैं वो लोग एक साल, डेढ़ साल तक अपना सीड प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किसकी वजह से? ग्रोथ इनहिबिटर्स की वजह से। सॉइल का पीएच तो सीड का आपको जर्मिनेशन करने में हेल्प करेगा। लाइट की इंटेंसिटी जर्मिनेशन में रोल प्ले करती है, विंड की वेलोसिटी भी जर्मिनेशन में रोल प्ले करती है, लेकिन सीड को डॉर्मेंट कौन रखता है? ग्रोथ इनहिबिटर्स। So the correct answer is option number D. Okay. Question number 21. Which of the following are non-endospermic seeds? ये मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे बताया था कि कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, मतलब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होने के बाद आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज कर लेते हैं। कंप्लीट एंडोस्पर्म इज यूज्ड, तो ऐसी सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। ऐसी सीड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स? देखो आपका वीट और बाजरा ये खुद एंडोस्पर्म है, तो दीज आर एन एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड्स। सो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा। कैस्टर इज एन एंडोस्पर्मिक सीड एंड सनफ्लावर इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ट्रिकी ऑप्शन है। आपका जो कैस्टर का सीड्स होता है दीज आर एंडोस्पर्मिक एंड सनफ्लावर इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, तो कैस्टर सीड एंडोस्पर्मिक है और ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब दो अलग अलग ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली इसको भी आप टिक नहीं करोगे क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी, कोकोनट एंड मेज आर एंडोस्पर्मिक। ये जो कोकोनट के अंदर का व्हाइट वाला पार्ट आप खाते हो वो तो एंडोस्पर्म होता है, सो ये दोनों के दोनों एंडोस्पर्म है। लेकिन पी और ग्राउंडनट जो है ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है। ये क्या है? ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है, इनमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है। इसको ही आप एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हो। इसको ही आप क्या बोल सकते हो? एक्स एल्ब्यूमिनस। Okay, all right. So the correct answer is option number D. Moving on to the next question, question number 22. The functional ability of seeds to germinate after considerable dormancy period is called what? देखो आपने समझो किसी सीड को बहुत टाइम तक डॉर्मेंट करके रखा है, लेकिन आप अब उसको वापस से सॉइल में डाल के ग्रोथ हार्मोन्स ऐड करके अब उसको ग्रो करना चाहते हो, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सीड की वायबिलिटी के ऊपर। वायबिलिटी मतलब क्या होता है? सीड के ग्रो करने की कैपेसिटी। वायबिलिटी मतलब क्या होती है? सीड के ग्रो करने की कैपेसिटी।
So the functional ability यानी कि capacity of seeds to germinate after dormancy is known as what? Viability. तो अपोमिक्सिस मतलब asexual reproduction, इधर पे उसका कुछ लेना देना नहीं है. डिस्पर्सल यानी सीड डिस्ट्रीब्यूशन, इधर पे इसका भी कुछ लेना देना नहीं है. पॉली एम्ब्रियोनी तो आपके एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे हो रहा है या मल्टीपल सीड्स मिलते हैं, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 23. The two cell stage of embryo is called as what? आपने पढ़ा था जब सिंगल जाइगोट रहता है तो इसको हम oospore बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हम oospore बोलते हैं, या इसको आप जाइगोट भी बोल सकते हो. और जब ये जाइगोट सबसे पहला माइटोटिक डिवीजन दिखाता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, तो ये दो सेल बनाता है. ऊपर सस्पेंसर सेल बनता है और नीचे आपका चलाजल सेल बनता है, या जिसको आप टर्मिनल सेल भी बोल सकते हो. तो जब दो सेल बनते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. क्या बोलते हैं इसको हम? प्रो एम्ब्रियो. तो द टू सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रो एम्ब्रियो. सस्पेंसर सेल तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है, प्लूम्यूल आपके एकदम एंड में बनेगा, और एम्ब्रियोनल सेल इज द नीचे वाला पार्ट. समझ में आ रही है बात? सो दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शंस. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रिप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ. अगर आपको कोई प्लांट में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म या ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाना है, उसका जेनेटिक कंटेंट आपको 3N रखना है, तो आपको किसका पार्ट लेना पड़ेगा? प्लांट का कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा? देखो हमने पढ़ा है जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको जो एंडोस्पर्म मिलता है, एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है. एंडोस्पर्म इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड एंड जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड. जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. तो आपको आगे जाके अगर और ट्रिप्लॉइड प्लांट्स की कॉपी बनानी है तो आपको किसका टिश्यू लेना पड़ेगा? एंडोस्पर्म का टिश्यू लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी. सी. ओव्यूल इज हैप्लॉइड. ओव्यूल कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है. पोलन ग्रेन इज ऑल्सो हैप्लॉइड. ओके, एंड मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड. हमको ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाना है और ट्रिप्लॉइड प्लांट के लिए हमको एंडोस्पर्म लेना पड़ेगा. Okay, and the last question is the oospore during embryonic development divides. अभी मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो oospore डिवाइड करता है, तो ये oospore जब फर्स्ट सेल से दो सेल्स बनाता है तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन कर रहा है, यानी एक ऊपर एक नीचे. कैसा डिवीजन कर रहा है? ये ट्रांसवर्सली डिवीजन हो रहा है. ये एक सेल से आपको ऐसा डिवीजन देखने को मिल रहा है, मतलब एक्चुअली ऐसा भी नहीं. कैसा डिवीजन हो रहा है पता है? ऐसा डिवीजन हो रहा है. एक सेल ऊपर चलाजा की तरफ, एक सेल नीचे एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ और एक सेल चलाजा की तरफ. समझ में आ रही है बात? तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है. फर्स्ट डिवीजन कैसा होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है. आपके टेक्स्ट बुक में ये सेकंड या थर्ड लाइन दी हुई है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में. ओके, ना तो वर्टिकल डिवीजन आगे जाके होगा, लॉन्जिट्यूडिनल जिसको आप बोल सकते हो. हॉरिजॉन्टल डिवीजन ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के फॉर्म में देखने को मिलता है, और डायगोनल डिवीजन यहाँ पे नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसवर्स डिवीजन. तो आई होप आपको सारे एमसीक्यूज के सेशन समझ में आए होंगे. अगर किसी भी एमसीक्यू सोल्यूशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं. वहां पे मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाते रहने के लिए बने रहिए चैनल के साथ. स्टे ट्यून्ड, बहुत ही जल्दी अलग अलग वीडियोस भी हम लेकर आएंगे. थैंक यू.